वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल फॉर क्रिएटिव स्टडीज। आज इस सेशन के माध्यम से हम लोग देखेंगे बीपीएससी 144 के लिए यूनिट 1 के जो है ना आज सेकेंड क्लास हम लोग का देखेंगे। यूनिट चैप्टर नंबर फर्स्ट के सेकेंड क्लास। इससे पहले एक क्लास ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है यूनिट 1 के। जो भी अभी तक यूनिट 1 के फर्स्ट क्लास नहीं देखे हैं उसको जरूर कंप्लीट कर लीजिए। उसका लिंक जो है ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बीपीएससी 144 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर के नाम से एक प्लेलिस्ट बना दिया गया चैनल में, तो आप वहां से जाके सारे क्लास कर सकते हैं। ओके, आज जैसा कि सेकेंड क्लास है तो आज इस सेशन के माध्यम से हम लोग देखेंगे 1.4। जैसे कि पिछले वाले क्लास में जो है ना थोड़ा सा टेक्निकल इश्यूज की वजह से ये अचानक रुक गई थी क्लास यहाँ तक की, तो मैं यहाँ से आगे की ओर जाऊँगा। ठीक है, तो इसमें देखेंगे 1.4 दक्षिण एशिया में राजनीति। दक्षिण एशिया में राजनीति के बारे में देखेंगे क्या है, वहाँ की राजनीति की विशेषता क्या थी, राजनीति मतलब स्वरूप क्या था, इसके बारे में बताया जाएगा इस सेशन में। ओके, तो देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है, यहाँ से देखिए आप लोग सुनिए मेरी बातों को। औपनिवेशिक काल के बाद दक्षिण एशिया में राजनीति ने कुछ सामान्य लेकिन विशिष्ट विशेषताएं व्यक्त की है। औपनिवेशिक काल के बाद मतलब कि आज़ादी के समय के बाद जो है हमारे देश व देश की आज़ादी के बाद जो है ना, जब मतलब जो भी देश गुलाम थे उस समय के बाद जो है राजनीति ने, पॉलिटिक्स ने जो ना बहुत सारे सामान्य नॉर्मल जो है विशिष्ट विशेषताएं का मतलब व्यक्त किया है। वो राजनीति के बारे में काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस किया है। ठीक है, इसकी विशेषता को काफ़ी हद तक बताया गया है। उसके संसदीय प्रणाली की वेस्टमिनिस्टर शैली के संदर्भ में अक्सर समानता देखी गई है कि अधिकांश देशों ने अलग अलग समय पर पार्टी और राजनीतिक लामबंदी की प्रकृति का पालन किया है। देखिए संसदीय प्रणाली जो होती है वो वेस्टमिनिस्टर मतलब कि वेस्टमिनिस्टर का मतलब होता है क्या, जैसे कि शासन की लोकतांत्रिक संसदीय प्रणाली, ये जो है ना एक प्रकार का संसद प्रणाली है लोकतंत्र का, जिसमें से लोकतांत्रिक रूप से जो है ना सभी के सभी जो है वो संसद प्रणाली के रूप में उसमें संदर्भ में जो ना काम कर सकती है। ठीक है, वेस्टमिनिस्टर समझ गए। तो उसमें जो अक्सर ये समानता देखी गई, मतलब एकजुटता देखी गई, समानता मतलब एक दूसरे में जो है ना मिलता जुलता बातों को देखी गई कि अधिकांश देश ने अलग अलग समय पर, मतलब हर एक देश का अलग अलग तरीके से वो लोकतांत्रिक नियम है, संविधान है, उस तरह के अलग अलग प्रकार के पार्टी और राजनीतिक लामबंदी की प्रकृति का पालन किया। वो सभी अपनी पार्टी का हो गया, राजनीति का सभी प्रकार का जो ना वो अलग अलग तरीके से उसका पालन किया, जायज़ सी बात है। उसके धार्मिक, जातीय और भाषाई विविधताओं के बाद भी राजनीतिक प्रक्रियाओं के संदर्भ में इसकी विशिष्टता अधिक रही है और इस विविधता को नियंत्रित करने के लिए सत्ता और अधिकार को केंद्रीकरण करने का प्रयास किया जा रहा है। ठीक है, देखिए धार्मिक हो गया, जाति हो गया और भाषा, ये सभी लगभग सभी देशों में इस प्रकार की देखी जाती है विविधता। ओके, चाहे कोई भी देश हो। इसमें दक्षिण एशिया के बारे में बताया जा रहा है तो दक्षिण एशिया के सभी देशों में लगभग ये धार्मिक, जातीय, भाषाई इस तरीके से जो वहाँ के देखी जाती थी, भिन्नताएं देखी जाती थी। उसमें जो राजनीतिक जो प्रक्रिया होती है, जो पॉलिटिक्स, उसमें नियम कानून होते हैं, उसके संदर्भ में इसकी जो विशिष्टता काफ़ी हद तक मतलब अधिक रही है। ये धार्मिक, जाति जैसे नहीं होता आपके जो ना मुस्लिम हैं तो वो अलग पार्टी के रूप में मतलब जाने जाते हैं कि नहीं ये मुस्लिम है उसी को वोट देंगे, उसी पार्टी के हैं, हिंदू हैं तो हिंदू के देंगे, मतलब सभी का जो ना अपने उस इस तरह से आप लोग समझ सकते हैं कि कौन कौन से पार्टी के कौन कौन से अभिकर्ता हैं, कौन कौन से जनता है। ठीक है ना, तो ये उसमें जो अधिक विशिष्टता के रूप में जानी गई है। ओके, उसके बाद देखिए इसमें कहा जाता है जबकि हाल के वर्षों में चुनावी लोकतंत्र और लोकतांत्रिक राजनीति ने दक्षिण एशिया में एक स्पष्ट परिपक्वता दिखाई है। ये जो ना रिसेंटली कुछ वर्षों में जो है ना चुनावी लोकतंत्र में जो इलेक्शन जो है इलेक्शन के टाइम में जो ना लोकतंत्र और लोकतांत्रिक राजनीति ने, लोकतंत्र और जो लोकतांत्रिक राजनीति जो होती है उसमें दक्षिण एशिया के जो है वो एक स्पष्ट रूप से इसको जो ना स्पष्ट कर दिया है कि दक्षिण एशिया में राजनीतिक अध्ययन जिन विषयगत ढांचे के तहत किया जा सकता है वो निम्नलिखित शामिल हैं। ये जो ना दक्षिण एशिया में जितने भी राजनीतिक अध्ययन के बारे में मतलब इसके बारे में जानकारी के विषयगत के रूप में जितने तहत किया जाता है वो इस प्रकार हैं। जैसे कि देखिए इसके बारे में बताया गया है, सबसे पहला पॉइंट आपका जगह सरकार का स्वरूप कैसा है। ठीक है, तो दक्षिण एशिया का सरकार का स्वरूप क्या था उसको देखते हैं हम लोग। देखिए औपनिवेशिक काल से काफ़ी हद तक प्रभावित होने के कारण दक्षिण एशिया के अधिकांश देशों ने स्वतंत्रता के बाद अपने अपने देशों में नए संविधानों को अपनाने के बाद द्विसदनीय विधायिका के संसदीय लोकतंत्र के वेस्टमिनिस्टर मॉडल का पालन करने का विकल्प चुना। ये जो ना आज़ादी के शासनकाल के जो औपनिवेशिक काल मतलब वही समझ सकते हैं आप, उसका मतलब वही होता है कि आपके आज़ादी के समय के बाद जो है ना वो काफ़ी हद तक प्रभावित होने के हो गया था। ठीक है, सरकार का स्वरूप ये जो दक्षिण एशिया में जो है ना इसमें सभी देश अलग अलग, जायज़ सी बात है। जैसे अपना भारत देश में जो अलग संविधान है, नेपाल का अलग है, अमेरिका का अलग है, चीन का, मतलब सभी के सभी सिर्फ दक्षिण एशिया का ही नहीं, ऑल
वर्ल्ड में जो है ना, इसमें सभी के देश के अलग अलग संविधान है। ऐसा नहीं है कि भारत में जो संविधान है सभी देश में वही संविधान है, अलग अलग प्रकार के संविधान को अपनाया। ठीक है, उसके बाद द्विसदनीय के विधायिका के संसद के रूप में वेस्टमिनिस्टर के बारे में बता दें। वेस्टमिनिस्टर मतलब लोकतांत्रिक संसद प्रणाली का पालन करने का विकल्प चुना। उन्होंने सभी तरह के अपने अपने संविधान का पालन किया और उसके बाद लोकतंत्र रूप से, जैसे भारत एक लोकतांत्रिक देश है तो उसी तरह से जो ना आपने सभी देश ने अपने अपने लोकतांत्रिक देश के रूप में संविधान के रूप में उसको विकल्प बना लिया। जैसे लोकतांत्रिक मतलब हुआ ना वेस्टमिनिस्टर, ठीक है ना, तो उसको अपनाया। और आगे कहा जा रहा है दूसरी ओर कुछ देशों ने अर्धराष्ट्रपति प्रणाली का पालन किया। कुछ बहुत सारे ऐसे राष्ट्र हैं, ऐसे देश हैं जिसमें जो ना प्रधानमंत्री ना होकर राष्ट्रपति हुआ करते हैं, जैसे कि अमेरिका में भी होते हैं। उसी तरह से जो वहाँ के बहुत सारे देश में जो ना अर्धराष्ट्रपति का प्रणाली पालन किया कि वहाँ के देश के जो ना सबसे ज़्यादा मतलब महत्व जो है ना आपका सारा का सारा कारोबार जो है अर्धराष्ट्रपति ही संभालेंगे। ओके, जिसमें राष्ट्रपति के लिए प्रत्यक्ष चुनाव होते थे। जिस तरह से अमेरिका में चुनाव होते हैं ना राष्ट्रपति के, वहाँ प्रधानमंत्री नहीं होता, उसी तरह से जो ना वहाँ के प्रत्यक्ष रूप से चुनाव होते थे, जो बदले में राज्य के साथ साथ सरकार के कार्यकारी प्रमुख के रूप में कार्य करते थे। जो है ना राज्य के साथ साथ पूरे सरकार के कार्यकारी के रूप जो ना वो एक तो राज्य को देखते ही थे, उसके साथ साथ जो है ना वह जो जितने भी कार्यकारी थे अधिकारी थे उस सभी के रूप में उसको कार्य करना होता था। वो मतलब देश को संभाला करते थे, उसके बाद राज्य को भी संभाला करते थे, करके साथ देश को भी संभाला करते थे। ठीक है, इसके अलावा कुछ ऐसे चरण भी थे जो दक्षिण एशियाई देशों ने संवैधानिक राजतंत्र का प्रयोग किया, जिसे बाद में संसदीय प्रणाली से बदल दिया गया। इसके अलावा जो थे उसके चरण भी थे कि जो दक्षिण एशिया में जो संविधान बनाया गया था ना राजतंत्र के रूप में जो प्रयोग किया था उसको जो ना बाद में जो ना संसदीय प्रणाली के रूप में मतलब बदल दिया, विभाजित कर दिया, परिवर्तित कर दिया। उसके बाद आगे कहा भारत ने संघीय विशेषताओं के साथ सरकार की संसदीय प्रणाली का पालन किया। केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों की अच्छी तरह से वितरण है। देखिए भारत में जो है इसमें देखिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच मतलब आप समझ सकते हैं कितनी भिन्नताएं हैं। ठीक है, इस तरह की जो ना वो काफ़ी अच्छी तरीके से वितरण कर दिया था उसकी शक्तियों को। केंद्र का अलग शक्ति है, उसके बाद राज्य का सरकार का अलग शक्ति है, मतलब ये सभी को जो ना अच्छी तरीके से वितरण कर दिया है, बंटवारा कर दिया है। संसद के ऊपरी सदन को राज्यसभा, राज्यों की परिषद और निचले सदन को लोकसभा के रूप में जाना जाता है। जैसे कि सेंट्रल मतलब होता है ना सेंट्रल इलेक्शन जो होता है वो राज्यसभा चुनाव होती है, उसके बाद जब राज्यों का मतलब कि नहीं होता है, जैसे प्रधानमंत्री का चुनाव होता है तो उसमें राज्यसभा का चुनाव होता है। ठीक है, उसके बाद जैसे मुख्यमंत्री का होता है तो वो उसके जो ना लोकसभा का चुनाव होता है। इतना तो पता ही होगा आपको। ठीक है, प्रधानमंत्री और उनकी कैबिनेट संसद के प्रति जवाबदेही होती है। प्रधानमंत्री जो ना उनकी कैबिनेट संसद के प्रति जवाबदेही होती है। ओके, जिसमें राष्ट्रपति राज्य का प्रमुख होता है। राष्ट्रपति जो है ना राज्य का मतलब यहाँ राज्य जो है ना राष्ट्र का रूप है तो वो प्रधान होता है। पाकिस्तान में भी द्विसदनीय विधायिका, उच्च सदन के रूप में सीनेट और निचले सदन के रूप में नेशनल असेंबली एक संसदीय प्रणाली है। जिस तरह से भारत में राज्यसभा लोकसभा है उसी तरह पाकिस्तान में जो है ना एक सीनेट है और उसके बाद सदन के रूप में निचले नेशनल असेंबली के रूप में है। ठीक है, और गाइस बैकग्राउंड से जो भी साउंड आ रही है उसके लिए सॉरी। उसका जबकि प्रारंभिक वर्षों में पाकिस्तान में सरकार का एक अर्ध राष्ट्रपति रूप था। पाकिस्तान में जो है ना एक अर्ध राष्ट्रपति का रूप था, पर जैसे पहले जो ना वही एक होता था अर्ध राष्ट्रपति, जिस तरह से अलग अलग राष्ट्रों में जो ना अलग तरीके से। ठीक है, सरकार में सेना की बढ़ती भूमिका के साथ 2010 में 18वें संशोधन के माध्यम से राष्ट्रपति की शक्तियों को कम कर दिया गया। ये जो 2010 के बाद जो ना जब 18वें संशोधन हुआ था तो उस समय जो ना राष्ट्रपति का जो है ना मान्यता शक्ति जो है पावर उसको कम कर दिया गया था। उसके बाद प्रधानमंत्री की मान्यता मतलब वो हो गया था। ठीक है ना, बांग्लादेश में जातीय संसद नामक एक संसदीय विधायिका है। बांग्लादेश में जो है ना जातीय संसद नामक एक संसदीय विधायिका, जैसे कि वहाँ एक संसद का नाम ही है जातीय संसद। ओके, जिसमें राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री और उनकी के मंत्रिमंडल की नियुक्ति की जाती है। जिसमें जो ना राष्ट्रपति द्वारा वहाँ के जो ना गवर्नर द्वारा जो है ना वहाँ का प्रधानमंत्री हो गया, उसके मंत्रिमंडल में जो भी नियुक्ति होती है वो राष्ट्रपति के द्वारा ही होता था, वो जातीय संसद द्वारा जो है संसदीय विधायिका के माध्यम से होता था। ठीक है, बांग्लादेश में चुनावी निर्वाचन क्षेत्र विशिष्ट आबादी वाले जिलों के आधार पर तय किए जाते हैं। वहाँ जो बांग्लादेश में जो भी सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाले क्षेत्र होंगे ना, आबादी वाले क्षेत्र होंगे, जो जिला होंगे, उसके आधार पर वहाँ का चुनाव होता है। ठीक है, तो वहाँ का निर्वाचन क्षेत्र बनाया जाता है। नेपाल की संघीय संसद में भी एक द्विसदनीय विधायिका है। नेपाल में भी जो ना वहाँ की संघीय संसद के रूप में एक द्विसदनीय विधायिका है, जिसमें प्रतिनिधि सभा के 7 प्रांतों के निर्वाचन क्षेत्रों में से सीधे चुनाव होते हैं और नेशनल असेंबली में प्रांतों के इलेक्टोरल कॉलेज द्वारा चुने गए सदस्य शामिल होते हैं। इसमें नेपाल में भी जो एक कॉलेज हुआ करते थे इलेक्टोरल, उसके माध्यम से जो ना सदस्य शामिल होते हैं, उसके बाद उसके द्वारा चुने जाते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति का कार्यालय 2008 में नेपाल के राजशाही समाप्त होने के बाद बनाया गया था।
राष्ट्रपति जो नेपाल में जो है ना राष्ट्रपति का कार्यालय जो है ना, राष्ट्रपति का ऑफिस जो है वो 2008 में नेपाल के राजशाही समाप्त होने के बाद बनाया गया था। मतलब राजशाही जो वहाँ पहले 2008 से पहले जो ना भारत नेपाल में राजशाही हुआ करते थे, उसके बाद वहाँ जैसे ही भी राजशाही खत्म समाप्त हुई तो वहाँ जो है ना 2008 ईस्वी में राजशाही खत्म समाप्त हुई तो उसके बाद वहाँ का राष्ट्रपति का कार्यालय बनाया गया। ओके, यह राज्य के प्रमुख के रूप में कार्य करता है। श्रीलंका में 1978 के संविधान के बाद अपनाई गई अर्ध कार्यकारी अध्यक्षता की एक प्रणाली है। 1978 में जो ना श्रीलंका में संविधान के बाद जो है जो जैसे 1978 में श्रीलंका में अपना संविधान अपनाई गई थी, उसके बाद ये कार्य की एक प्रणाली के रूप में जाना गया। ठीक है, उसके बाद कहा जाता है जहाँ वह राज्य के साथ साथ सरकार का शक्तिशाली प्रमुख होता है, जहाँ जो है ना वो राज्य के साथ साथ जो है वहाँ सरकार का शक्तिशाली प्रमुख होता है और प्रधानमंत्री उसके उप के रूप में कार्य करते हैं। वहाँ जो ना शक्ति जो राष्ट्रपति हुआ करता था हेड, उसके बाद प्रधानमंत्री जो है उसके उप के रूप में कार्य करते हैं। जैसे कि होता ना अपना देश में भी है प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उसी प्रकार वहाँ जो पहले राष्ट्रपति हुआ करते उसके बाद उप प्रधानमंत्री, मतलब कि उप के रूप में प्रधानमंत्री। जब राष्ट्रपति नहीं होते तो वहाँ का जो ना काम प्रधानमंत्री का करते थे। ओके, जबकि पहले श्रीलंका में द्विसदन विधेयिका थी। ओके, 1972 में इसे नेशनल स्टेट असेंबली या वर्तमान संसद के साथ सीनेट के उन्मूलन के एक संसदीय बना दिया गया 1972 में। ओके ना, उसके बाद आगे कहा जा रहा है मालदीव के सदनी विधायिका में राष्ट्रपति प्रमुख है। यहाँ देखिए ना सभी देशों के बारे में बताया जा रहा है। देखिए पहले भारत के बारे में बताया गया, पाकिस्तान के बारे में, नेपाल के बारे में, श्रीलंका के बारे में, अब मालदीव के बारे में बताया जा रहा है, वहाँ की राजनीतिक स्थिति के बारे में। ओके ना, तो वहाँ राजनीतिक स्वरूप के बारे में बताया जा रहा है। मालदीव के बारे में बताया जा रहा है कि मालदीव के सदनी विधायिका में राष्ट्रपति प्रमुख है। मालदीव में भी जो ना विधायिका में जो ना राष्ट्रपति ही प्रमुख होते हैं। राष्ट्रपति राज्य और सरकार का पूर्ण नियंत्रण रखता है। राष्ट्रपति जो है वो पूरे राज्य का, पूरे राष्ट्र का, पूरी सरकार का, पूरे देश का जो है ना वो नियंत्रण करता है, वही देश को चलाता है। भूटान में 2007 में एक द्विसदनीय प्रणाली का निर्माण किया गया। भूटान में भी जो है ना 2007 में द्विसदनीय प्रणाली का निर्माण किया गया। मतलब लगभग सभी देशों में जो है ना द्विसदनीय प्रणाली, द्विसदनीय संसदीय प्रणाली जो है ना चलाया गया था, जिसमें उच्च सदन के रूप में राष्ट्रीय परिषद और निचले सदन के रूप में राष्ट्रसभा थी। ओके, समझ रहे हैं इतना। उसके बाद एक संवैधानिक सम्राट के रूप में राजा प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिमंडल की नियुक्ति करता है। इस प्रकार दक्षिण एशियाई देशों में सरकारों के विविध रूप में देखने को मिलते हैं, जो अक्सर उस समय की राजनीतिक परिस्थितियों के आधार पर अनुकूलन और संशोधन करता है। ठीक है, तो अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट आपका जाएगा राजनीतिक दल। इसमें देखिए इसमें क्या कहा जाता है, दक्षिण एशिया में राजनीतिक दलों ने भी अपने विकास और प्रदर्शन के संदर्भ में कुछ सामान्य विशेषताएं को दिखाया है। दक्षिण एशिया में जो है ना राजनीतिक दल जो होते हैं, सभी देश के अलग अलग दल हैं। ठीक है, उसमें जो है ना अपने विकास को, अपने प्रोग्रेस के और प्रदर्शन के जो उसके जो जितने भी प्रदर्शन थे उसको सामान्य रूप से एक विशेषता के रूप में मतलब सबको दिखाया है। अपने मूल के संदर्भ में कई राजनीतिक दलों ने खुद को प्रोटो राष्ट्रवाद से जोड़ा, जिसका अर्थ है कि राष्ट्रवादी पहचान या राज्य या राष्ट्र के अस्तित्व में आने वाली पहले की तरफ। ठीक है, इसमें देखिए इसमें क्या कहा जाता है, जिसमें वो मूल के संदर्भ में जो ना अपने देश के संदर्भ में जो ना कई राजनीतिक दल जो होते हैं, सभी प्रकार के दल, आप समझ सकते हैं ना राजनीतिक दल क्या होता है। तो उसको खुद को जो ना एक राष्ट्रवाद के रूप में जोड़ा, जिसका मतलब होता है, जिसका मीनिंग होता है कि एक राष्ट्रवादी पहचान जो ना पूरे देश में उसकी पहचान होती है। जैसे बीजेपी हो गया, कांग्रेस हो गया, एक प्रकार का वो राष्ट्र थी, उसका एक पहचान है। ठीक है, तो अस्तित्व में एक पहले की तरफ है। ठीक है, भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जैसे बताया अभी, बांग्लादेश में आवासी लीग और सिलोन नेशनल कांग्रेस, जिसने बाद में श्रीलंका में यूनाइटेड नेशनल पार्टी के लिए मार्ग प्रशस्त किया। ये सभी देश की जो ना पार्टी हैं। ठीक है, ऐसे सभी पार्टी विकास के उदाहरण हैं। ओके, औपनिवेशिक काल के बाद जैसे जैसे लोकतांत्रिक गहराने लगा, कई देशों ने राजनीतिक विचारधारा, पहचान और जातीयता के आधार पर एक बहुदलीय प्रणाली देखी। जैसे आज़ादी के काल के बाद जो है ना सभी देश लगभग लोकतांत्रिक रूप से रहने लगे, लोकतांत्रिक रूप गहराने लगा। कई देशों ने जो ना ये राजनीतिक विचारधारा के रूप में उसको पहचाना, जाति के बारे में उसको पहचाना, राजनीतिक दल जो ना उसकी विशेषता के बारे में पहचाना, उसकी जातीयता के आधार पर जो ना उसकी प्रणाली देखी कैसी है, कौन से दल जो ना किस जाति को ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करता है, इस तरह से चीज़ें हैं उसको देखी गई। ठीक है, पाकिस्तान की पीपुल्स पार्टी, श्रीलंका की फ्रीडम पार्टी, नेपाली कांग्रेस आदि का गठन मुख्य रूप से सत्तावादी पार्टी व्यवस्था के साथ उनकी मंगभंग और कम से कम अपने प्रारंभिक चरणों में केंद्र समाजवादी विचारधारा के सोच वामपंथ के कारण हुआ था। ये जो सभी देश के पार्टी के रूप में जो ना ये प्रारंभिक चरण के रूप में समाजवादी विचार के उसकी सोच थी, उसके वामपंथ के कारण हुआ था। उसकी जो ना विशेषता के बारे में, उसकी
जो कार्य करने की जो है ना सोचने की क्षमता थी, क्या क्या कर सकता है, तो उसके आधार पर इसका विकास हुआ। भारतीय जनता पार्टी हो गया, बीजेपी हो गया, भारत में अग्रणी राजनीतिक दल, आज तत्कालीन भारतीय जनसंघ और जनता पार्टी गठबंधन की एक शाखा रही है। ये जो है ना भारत में तत्कालिक समय में जो है ना भारतीय जनसंघ पार्टी और जनता पार्टी एक प्रकार का गठबंधन की एक शाखा रही है। गठबंधन सरकार समझ सकते हैं, जिसमें दो पार्टी जो है ना मिलकर सरकार का गठन करे, जिसने बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी जैसे सांस्कृतिक राष्ट्रवाद पर ध्यान केंद्रित किया है। ओके, बांग्लादेश में नेशनलिस्ट पार्टी जैसे सांस्कृतिक कल्चर राष्ट्रवाद पर ध्यान केंद्रित किया है, जिसमें केंद्र का अधिकार राष्ट्रवादी एजेंडा है, जिसका जो ना मतलब कि उसका राष्ट्रवादी एजेंडा है। इसके साथ साथ राष्ट्रों में क्षेत्रीय उप क्षेत्रीय आकांक्षाओं पर आधारित कई राजनीतिक दल हैं, जो इसे वास्तव में एक बहुदलीय प्रणाली बनाते हैं। ठीक है, तो आप देखिए लास्ट टॉपिक आपका रहेगा राजनीतिक प्रक्रियाएं। ठीक है, इसको नहीं और एक टॉपिक रहेगा सॉरी, तो उसको देखते हैं क्या है। राजनीतिक प्रक्रियाएं क्या है। दक्षिण एशियाई देशों में राजनीतिक प्रक्रियाओं के कामकाज को गहराई से देखने पर अधिकांश राजनीतिक दलों में एक अभिसरण पैटर्न दिखाई देता है। दक्षिण एशिया में जो है ना देशों के राजनीतिक प्रक्रिया, जो इसकी जो ना राजनीतिक जो ना नियम कानून होते हैं, उसके कामकाज को गहराई से देखने के लिए, उसके बारे में सही तरीके से समझने के लिए अधिकांश राजनीतिक दलों के उसके जो पैटर्न के बारे में जाना जाए। जैसे आप मान के चलो आप इग्नू के ही एग्जाम दे रहे हो, तो उसके बारे में जानने के लिए क्या करना होगा, सबसे पहले तो सिलेबस जानना होगा। उसी तरह राजनीतिक प्रक्रिया के बारे में जानने के लिए उसके पैटर्न क्या क्या हैं, मतलब क्या नियम है, क्या कानून है, उसको जानेंगे तब तो ऐसे मतलब कोई नेता तो नहीं बन सकता ना। तो इसी तरह उसके पैटर्न को दिखाई देता है। सबसे पहले दक्षिण एशिया में कई राजनीतिक दलों में वंशवाद की राजनीति एक आवश्यक विशेषता बनी रही है। पहले हुआ, आप सभी जानते ही होंगे, पहले जो ना वंशानुगत के रूप में उसका जो ना नेता हुआ करते थे, जैसे पिता उसके बाद बेटे, मतलब उसी तरह जैसे आप सब यहाँ देखें एग्जाम्पल के माध्यम से बता ही दिया है। भारत में नेहरू गांधी परिवार, जैसे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू, इसके बाद गांधी परिवार से, लेकिन अभी तक चलते आ रहा है। गांधी परिवार से ही राहुल गांधी, सोनिया गांधी, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, सब गांधी परिवार से ही थे। ठीक है, उसके बाद पाकिस्तान में भुट्टो शरीफ परिवार, उसके श्रीलंका में कुमार तुंगा राजपक्षे परिवार, और नेपाल में तत्कालिक कोइराला परिवार इस बात के कुछ उदाहरण हैं। ठीक है, ये वंशवाद के रूप में जाना जाते हैं। ये वंशवाद की राजनीति की आवर्तक विशेषता बनी है। ठीक है, इस क्षेत्र में कितने राजनीतिक दल वंशवादी विचारों से प्रभावित हुए हैं। ओके, उसके बाद प्रभावित हुआ। परिवार के नाम को उपमहाद्वीप के हिंसक राजनीतिक इतिहास में संघर्ष, मुक्ति और बलिदान की यादें भरने के रूप में देखा जाता है। ये जो ना परिवार के नाम को जो ना उपमहाद्वीप के रूप में हिंसक जो राजनीतिक इतिहास के संदर्भ में जो इसकी मुक्ति जो है, उसके बाद ये सभी समझ सकते हैं। उसके बाद आगे कहा जा रहा है, देखिए दलीय राजनीति को आकार देने वाला अन्य कारक पूरे दक्षिण एशिया में धर्म और पहचान आधारित राजनीति में प्रवृत्ति रही है। ये जो ना दलीय राजनीति जो हो गया, उसकी जो आकृति होगी, उसकी आकार किस तरह से हैं, उसको देने के लिए अन्य कारक पूरे दक्षिण एशिया में उसकी धर्म को पहचाना, उसको पहचाना, उसके बाद उसके आधार पर जो है ना उसकी राजनीतिक प्रवृत्ति को समझा, उसके आकार दिया गया। ओके, उसके जैसे हो गया दोहरीकरण, व्यक्तियों, समुदायों और उनकी पहचान राय के आधार पर लक्षित किया जा रहा है। हालांकि दक्षिण एशिया कभी भी पहचान की राजनीति से अछूता नहीं रहा है। ये जो है ना दक्षिण एशिया की पहचान जो है ना कभी भी अछूता नहीं रहा है, कभी भी जो है छोटा मोटा नहीं रहा। जैसे नहीं होता है अछूता, मतलब समझ सकते कोई जो है किसी को देख के यानी किसी को छू नहीं सकता था, किसी को यहाँ रहने नहीं देता, क्योंकि धार्मिक अल्पसंख्यों, सांप्रदायिक दंगों, क्षेत्रवाद की राजनीतिक आदि को निशाना बनाना हमेशा स्पष्ट था। हाल में वर्षों में यह संस्करण बढ़ा है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट टॉपिक हो जाएगा आपका अंतर क्षेत्रीय राजनीति। जैसे कि ऊपर उल्लेख किया गया है, इसके बारे में पहले भी उल्लेख कर दिया गया है। राजनीतिक गतिशीलता अलग अलग देशों के लिए आंतरिक रही है। अंतर क्षेत्रीय राजनीति के लिए उनका प्रभाव भी काफ़ी स्पष्ट है। अंतर जो है अंतर क्षेत्रीय राजनीति, जो वहाँ के क्षेत्र के में जो न जो अंतर प्रकार के होते हैं ना, जैसे कि आपके क्षेत्र के अलग अलग प्रकार के राजनीतिक दल होते हैं, अलग अलग प्रकार के पार्टी होते हैं। बीजेपी के अलग होते हैं, कांग्रेस के अलग होते हैं, जेडीयू के अलग हैं, सभी के इस प्रकार अलग अलग प्रकार के उसके काफ़ी स्पष्ट हैं। इसे आप सभी समझ सकते हैं। जैसे कि पहले उल्लेख किया गया है, जैसे जातीयता हो गया, भाषा, धर्म के आधार पर पहचान सीमाओं से बहुत आगे बढ़ती है, जो ज़्यादातर एक औपनिवेशिक का निर्माण करती है। ओके, किसी देश के भीतर इस तरह की पहचान संघर्ष की स्थिति पैदा करती है। भारत अक्सर ऐसे संघर्षों में एक आम भाजक बन गया है, जिससे संबंधित देशों के साथ उसके विदेशी संबंध प्रभावित होते हैं।
1971 में पूर्वी पाकिस्तान में नरसंहार और शरणार्थी संकट और बांग्लादेश की मुक्ति के भारत की बात की भूमिका, श्रीलंका में सिंहल तमिल संघर्ष और भारत में असफल मध्यस्थता के प्रयास, राजशाही के खिलाफ संघर्ष के दौरान नेपाल की आंतरिक राजनीतिक उथल पुथल और भारतीय मूल के मध्य से के सवाल भी रहे। ये सभी चीज़ें हैं जिससे के बारे में बताया जा रहा है, ठीक है, अंतर के बारे में, अंतर क्षेत्रीय राजनीति के बारे में, ठीक है। तो आप सभी इसको समझ सकते हैं इसको, ठीक है। तो उसके बाद आगे कहा जा रहा है ऐसे मुद्दे जहां इन देशों में घरेलू राजनीति के क्षेत्र प्रभाव दिखाई दे रहे हैं, वहाँ की जो ना घरेलू, वहाँ के जैसे जो क्षेत्र हैं वहाँ की राजनीति के बारे में बताया जा रहा है, किस तरह से दिखाया जा रहा है, किस तरह से राजनीतिक कार्य चल रही है, और उसके बाद वो कार्य जो कर रहे हैं उसका परिणाम क्या आ रहा है। कार्य तो करते हैं सभी, उसका परिणाम क्या हो जाता है, वो संतोषजनक है या नहीं है, असंतोषजनक है, उसके बारे में बताया जाता है। एक राय है कि इस तरह के परिदृश्य को देखते हुए भारत को क्षेत्र की राजनीति में शामिल होने के बजाय इस क्षेत्र से परे अपने संबंधों को मजबूत करने पर ध्यान देना चाहिए। ये जो है ना एक सभी को मतलब राह देता है कि ये आप करो, कि इस तरह से जो ना उसको परिदृश्य को बताते हैं कि भारत के क्षेत्र की राजनीति जो है शामिल होने के बजाय जो ना उसके क्षेत्र में राजनीतिक उसको शामिल नहीं होने की बजाय जो ना इसके अलावा जो ना इस क्षेत्र में अपने संबंधों को मजबूत करने पर ध्यान देनी चाहिए, जिससे सभी कुछ प्रोग्रेस करेगा, देश प्रोग्रेस करेगा। साथ ही यह भी उल्लेख करना उचित होगा कि भू राजनीतिक संदर्भ में इस क्षेत्र में चीन की भूमिका हाल के वर्षों में और अधिक बढ़ गई है। अब देखिए चीन का इतिहास के बारे में हम लोग पढ़ेंगे BHI 141 में, उसको भी पढ़ेंगे। वो जो हुआ क्या करते, वो अभी रिसेंटली वो इतना प्रोग्रेस हुआ, पहले इतना प्रोग्रेस में नहीं था। वो जो है ना वो इस तरह से नीति अपनाई, इस तरह से राजनीति अपनाई, तो इसके बाद जो है वो बहुत ही स्पीड में प्रोग्रेस किया है। उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, वो बहुत ही स्पीड में प्रोग्रेस किया है चीन, ठीक है। तो इसके बारे में बताया जा रहा है। ओके, इस प्रकार देखा जाए तो हम लोग इस टॉपिक को कवर कर चुके हैं, कंप्लीट कर चुके हैं। तो यही टॉपिक था जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, तो इसको हम लोग देख लिए। ओके, तो बस यूनिट 1 इस तरह से देखा जाए तो जितने इंपॉर्टेंट था, तो इस सबको एक बार थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा। जैसे शीत युद्ध के दौरान दक्षिण एशिया, इसको एक बार एक नज़र आप लोग देख लीजिएगा, अच्छा है, क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस प्रकार यूनिट 1 हम लोग कंप्लीट कर लिए, और बहुत ही जल्दी यूनिट 2 भी हम लोग जल्दी देखेंगे। तो आज के सेशन में बस इतना ही रहने देते हैं गाइज। एक रिक्वेस्ट है आप सभी से, जो भी इस चैनल में न्यू है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा, ताकि जैसे भी नेक्स्ट ये सेशन अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, उसके बाद अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू।